हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्लास 12 अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक तो क्या वही चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। आज हमारे चैप्टर का लास्ट जो है लेक्चर है हमारा खत्म हो जाएगा। ये लेसन बहुत लेंथी लेसन था, ठीक है। लेंथी तो क्या था, मतलब मेन पॉइंट तो हमारे बहुत पहले ही क्लियर हो चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर किए हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया है। पर कोई बात नहीं, आज हमारा चैप्टर का यहाँ पे आज हम फिनिश करेंगे अपना चैप्टर। उसके बाद एक पॉइंट बच रहा, वो आपका इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो हमारा लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट थोड़ा नया आया है। क्या कि कई बार क्या होता है कि यदि नया साझेदार हमारे हिस्से हमारे पार्टनरशिप में शामिल होता है और उसकी पूंजी नहीं दी होती, जैसे होता है ना कि सी इतनी पूंजी लेकर शामिल हुआ, हमें दी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि नया साझेदार आया है लेकिन वो कितनी पूंजी लेकर आया हमें उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, ना ही हमें फर्म की टोटल पूंजी बता रखी है। अगर फर्म की टोटल पूंजी पता लग जाए तो हम जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा निकाल लेंगे। जैसे हम गुडविल का निकालते थे कि फर्म की टोटल गुडविल निकाल ली और उसमें सी का हिस्सा निकाल लिया। यहाँ पर वो भी नहीं है, इनकी हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल है। जैसे हमने गुडविल निकाली थी फर्म की टोटल, वैसे ही ये निकालेंगे। कैसे, एक एग्जांपल किसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास ना ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी पूंजी है आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कि आपने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है, कि उसकी इंटरेस्ट है, उसको प्रॉफिट मिल गया रिवैल्यूएशन में, वो सब कुछ। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था कि ए और बी की पूंजी हम सारे एडजस्टमेंट के बाद जो निकल के आते हैं वो लेंगे। तो ए और बी की पूंजी ए की है कैपिटल 24,000, बी की है 16,000। टोटल कैपिटल हो गई ए और बी की 40,000, ठीक है। टोटल कैपिटल हो गई ए और बी की 40,000। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने फर्म में किसी सी को शामिल किया है, कितने 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। 1/5 शेयर के लिए सी को शामिल किया है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है उनको कि सी कितनी पूंजी लेकर आएगा। तो कैसे पता लगाए, हमारे पास सिर्फ ये तीन बातें हैं, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी का 1/5। तो कैसे निकालें, देखिए कैसे निकलेगा। मान लीजिए इफ टोटल कैपिटल, मान लीजिए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 1, ठीक है। मान लीजिए फर्म की टोटल कैपिटल 1 है, ठीक है। देन तब सी शेयर इन कैपिटल, कैपिटल में सी का शेयर कितना, देखिए कई बार हमें जब कुछ नहीं दिया होता तो सी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है ना, हम क्या मान के चलते हैं कि सी उतने ही हिस्से के बराबर फर्म में पूंजी दिलाएगा। जैसे हम गुडविल पे ऐसे निकालते थे ना कि कुछ नहीं दिया होता तो जितना हिस्से के लिए वो शामिल हुआ है, ठीक है, जितने लाभ वो फर्म का लेगा उतना ही उस लाभ जो है ना, उतना ही जितना अनुपात में लाभ लेगा। तो लाभ किस अनुपात में ले रहा है, 1/5, ठीक है। तो जितने शेयर का लाभ वो ले रहा है उतने ही शेयर की गुडविल उसको देनी पड़ेगी। तो यही करके आए थे, यही हम यहाँ पर करेंगे कि उसको फर्म में भी टोटल पूंजी का 1/5 पूंजी इसको लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर फर्म की टोटल पूंजी हमारी कितनी है, 1 लाख है, तो 1 लाख का 1/5 इसको लगाना पड़ेगा एज ए कैपिटल के तौर पर, ठीक है। एज ए कैपिटल के तौर पर सी को इतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर वो 1/5 ले रहा है तो उसको लाभ भी 1/5 मिलेंगे, गुडविल भी 1/5 लगाएगा और कैपिटल भी 1/5 लगाएगा, जब तक कुछ हमें अलग से और कुछ नहीं बता रखा तब तक। तो सी का गुड कैपिटल में कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/5, यानी कि अगर फर्म की टोटल कैपिटल जितनी भी होगी उसका 1/5 हिस्सा सी ला के देगा कैपिटल के तौर पे। तो अब रिमेनिंग कैपिटल कितनी बच गई, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल यानी कि किसकी, ए और बी की, दो ही पार्टनर्स हैं। सी की कैपिटल हमें पता है तो बच गई, वो किसकी बचेगी रिमेनिंग कैपिटल, ए और बी की। टोटल 1 थी, 1 में से 1/5 सी ने लगा दी, ठीक है। तो कितनी बच गई, 4/5। 4/5 वो कैपिटकैपिटल है जो ए और बी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4/5 शेयर कैपिटल इज 40,000। अब देखिए, ठीक है, 4/5 हिस्सा कौन लगाएगा, ए और बी। लेकिन हमें यूं पता है, ठीक है, कि
4/5 हिस्से के लिए कैपिटल तो इतनी है, क्योंकि हमें ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है वो हमें पता है 40,000। ठीक है, तो यानी कि ए और बी का हमें पता है 40,000 और इक्वल टू 4/5 है। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है। हम इसको अगर लिख के एक सिस्टम से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 4/5 शेयर कैपिटल है 40,000, यानी कि 4/5 हिस्से के लिए 4/5 हिस्से के लिए पूंजी है कितनी, हमारे पास पूंजी कितनी है 40,000, क्योंकि इनकी दोनों की पूंजी तो हमें पता है 40,000 है, तो इनका हिस्सा कितना बन रहा टोटल 4/5। इसका मतलब ये 40,000 किसके बराबर है 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो एक हिस्से के लिए निकाल लेंगे हम यहां से 40,000 डिवाइड बाय 4, तो 50,000 हमारी क्या आ गई पूंजी। एक क्या था, एक थी हमारी टोटल कैपिटल, इनकी फर्म की कैपिटल, तो यहाँ में फर्म की कैपिटल पता चल गई, हमारे पास आ गई कि 50,000 क्या है टोटल कैपिटल है फर्म की, इनकी फर्म में टोटल इतनी पूंजी लगी हुई है। अब इसमें इस टोटल पूंजी में से हम इसी का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे सीज शेयर इन कैपिटल, सी कितनी कैपिटल लाएगा, फर्म की टोटल 50,000 है, उसमें उसका हिस्सा 1/5, इनकी कितनी कैपिटल लेके आएगा वो 10,000। ठीक है, दूसरा ये भी था, हमारे पास टोटल 50 है, ए और बी ने 40 लगा रखी है, तो बच कितना गया 10,000 की कैपिटल, 10,000 सी लेके आएगा। या दूसरा हम यहाँ से भी निकाल सकते इस तरह से भी। तो जब हमें टोटल पूंजी नहीं दी होती तब हमें क्या करना है कि जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। ठीक है, आपको ABC यानी कि जो भी टोटल यहाँ पे हमारा बैलेंस है CD जो आएगा ए और बी का, ठीक है, सी का तो अभी कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि सी की पूंजी तो हम निकाल ही रहे हैं, तो जो ए और बी का जो आएगा बैलेंस, ठीक है, वही हमारा ये होगा, ये वाली चीज यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी, उसके बाद हमें सी की पता चल जाएगी, तो उसके बाद हम दोबारा यहाँ लिख देंगे सी की। ठीक है, बाय कैश अकाउंट सी कितनी कैपिटल लेके आए वो, इनकी ये एक लाइन हम टोटल के बाद लिखेंगे। या फिर दूसरा तरीका, आप यहाँ पर वैसे बैलेंस सीडी दिखा दो लेकिन अभी टोटल यहाँ मत दिखाओ। ठीक है, बैलेंस सीडी दिखा दो, इनका टोटल मत दिखाओ, फिर आपको टोटल इकट्ठा यहीं पे हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही लाइन तो लिखनी है, तो और वो भी सी के कॉलम में, ए और बी तो वैसे भी पूरे हो रखे हैं। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है, आप चाहे ऊपर लिख के टोटल कर दो या नीचे लिख देना। ठीक है, अब एक मैं आपको क्वेश्चन और समझाती हूँ, तब आपको ये इजीली ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट 69 एग्जाम्पल है, उसमें क्या है, एक हमें बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की। ठीक है, ए और बी की बैलेंस है जो 2 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2018 को, और इसके लिए सी 10,000 रुपए कैश में लेकर आ रहा है एज ए गुडविल, यानी कि ये 10,000 रुपए किसके हैं, गुडविल के हैं, ये कैश के नहीं है ना, सॉरी कैपिटल के नहीं है, गुडविल के हैं। हाँ, लेकिन वो गुडविल को कैश में ही लेकर आया है। न्यू रेशियो कितना है हमारा 3/2, 2/6 और 1/6, यानी कि अब सी भी शामिल हो गया। इसको हम 3:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3:1 का टोटल कितना 6, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, अब हमें इसने कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो फटाफट देख लेते हैं रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये टॉपिक रिवैल्यूएशन तो हमें इजीली बनाना आ गया। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बना रखे हैं वो 2,000 से कम करने हैं, यानी कि हमें इतने बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि हमने 3,600 रुपए के जो डाल रखे थे पैसे डाउटफुल में कि हमारे इतने देनदार नहीं आएंगे, वो इतने नहीं थे, सिर्फ उसमें से 2,000 कम कर दो, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया कि सिर्फ 1,600 ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा है कि वहां से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज 2,000 से मिल जाएगा, तो इनको प्रोविजन में मत डाल लो। तो नहीं डालेंगे, हमें पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है, तो ये हमारे लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट में।
नेक्स्ट हमारे लिए एडजस्टमेंट क्या है कि देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, हमारे पास एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसकी वैल्यू थी 2600। इट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। यह जो टाइपराइटर था इसका बुक्स में कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, इसलिए अभी हमें अब इसको बुक्स में दिखाना है। तो एक अनरिकॉर्ड एसेट्स थी, जिस एसेट्स का कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और वहां उस एसेट्स का हमें अब पता चला है, तो ये हमारे लिए फायदा है, ठीक है। टाइपराइटर कितने की थी? 2600 की। उसके बाद है नेक्स्ट पेटेंट्स का। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, कि पेटेंट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हम एक जो पेटेंट्स है हमारे, हम इसको संपत्ति मानते हैं पेटेंट्स को, ठीक है, इसकी कह रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है। जो हम संपत्ति मान रहे थे वो पूरी की पूरी नेगेटिव है, कुछ वैल्यू इसकी नहीं है। तो हम तो 2000 रुपए मान रहे थे वैल्यू, ठीक है, 2000 से हमने एक एसेट्स मान रखी थी, लेकिन ये नहीं है, यानी कि हमारी एक एसेट्स पूरी की पूरी ऐसे ही चली गई, तो ये लॉस है, हमारे लिए हानि है। उसके बाद है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, हमें देनदारों से 2% की छूट मिलेगी, यानी कि जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए क्या होता है? फायदा, और जब हम दूसरे को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है, हमें मिल रहा है ना, तो हमारे लिए तो फायदा है, इसलिए इसमें तो देखते हैं कितना 2% है। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000 के, तो 20,000 का 2% 400, 400 रुपए का हमें यहाँ से फायदा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 5,000, ठीक है, इधर का टोटल 5,000 और इधर का 2 है, तो 3,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर हमारे क्या है? ए और बी, तो 2000 और 1000, क्योंकि ओल्ड रेशियो 2 और 1 का था। तो ये तो हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इतना कुछ मुश्किल नहीं था, हम इजीली इसको कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पर मेन है, तो इसको साफ कर देते हैं। साफ करने से पहले हम इसको यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर ही कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो क्रेडिट क्या है? ए और बी, तो ए और बी के क्रेडिट में डाल देंगे हम क्या डाल देंगे हम? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 2000 और 1000, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो यहीं पर तो ट्रांसफर करेंगे हम। अब इसके बाद इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो में निकालना होगा, वो हम निकाल लेंगे। ए और बी का सैक्रिफाइस, ए का 2/3, 1/3 माइनस 3/6 है, 3/6 और माइनस 2/6, यानी कि यहाँ पे देखिए बी का 0 आ रहा है, यानी कि बी तो कोई सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। यानी कि सी जो भी गुडविल लेकर आएगा वो गुडविल सारी की सारी किसको मिलेगी? ए को मिलेगी, क्योंकि बी ने तो कोई त्याग किया ही नहीं, कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया, तो उसको किस लिए गुडविल मिलेगी? तो कोई गुडविल नहीं मिलेगी। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा, और ये गुडविल नगद में आई है, तो हमें पता है जब नगद लेकर आता है तो हमारी क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये एंट्री हम करते हैं। तो कितने से? 10,000 से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड में हमारा सिर्फ किसके पास जाएगा? ए के पास, क्योंकि बी ने तो कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं। तो ए के क्रेडिट में चला जाएगा क्या? प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने? 6,000, ठीक है, 6,000 के 6,000 ए के पास चले जाएंगे, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम पॉइंट वाइज, जो हमारे पास सबसे पहले निकल के आ रहा ना हम उसको कर लेते हैं, हमें जरूरत थोड़ी ना कि हम नया नया पॉइंट ढूंढे, जो क्लियर है पहले उनको करते हैं।
उसके बाद एक बैलेंस बाय बैलेंस, पूंजी का बैलेंस तो है ही बैलेंस शीट में, तो कितना है 40 और 30, 40,000 एंड 30,000, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पूंजी, तो हम एंड में निकालेंगे कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन भी हो गया, गुडविल भी डाल दी। बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व अगर होगा तो हमें वो रिजर्व बांटना पड़ेगा, और अगर गुडविल भी है बुक्स में पहले से तो वो भी बांटनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ गुडविल नहीं है लेकिन एक रिजर्व है, तो अगर पहले से रिजर्व होता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यही होता है हमारी एंट्री की, टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हमारी एंट्री होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। तो कितने का हमारा रिजर्व था, हमारा रिजर्व है 12,000 से, ठीक है, 12,000 का हमारा रिजर्व है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। तो रेशियो क्या है 2 और 1 का, तो ये आ जाएगी 2 और 1 8,000 और 4,000, ये हमें, ठीक है, 8 और 4,000 ए और बी को मिल जाएंगे रिजर्व के तौर पर। बाय रिजर्व कोई नया पॉइंट नहीं है, ये हम करके आ चुके हैं, ठीक है। अगर पुस्तकों में पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व कुछ होता है तो हम उसको पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। गुडविल है नहीं, वरना गुडविल भी इस साइड राइट ऑफ करते। तो अब हमारे ये सब कुछ आ गया। तो अब अगर हम इसका टोटल देखें तो 8, 6 और 2 8, 8 16, 20,000, ठीक है, हमारा इसका आ गया 20,000, 4 8 2 गुडविल, ये कितना गुडविल लेकर आया था हमारे पास, गुडविल इसकी कितनी थी 10,000 रुपए गुडविल के नगर लेकर आता है भाई, 10,000, ठीक है। ये 6 नहीं, ये 10 है, पता नहीं ये 6 कहाँ से, किसी पिछले क्वेश्चन के याद रह गए होंगे माइंड में, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये कैपिटल है हमारी 40,000, 30,000, तो 10 8 और 2 10 10 20 20 और 40 60, 60,000 का हमारा ये टोटल हो गया, 60,000 का। इधर का टोटल 30 और ये 34 और एक 35,000, ठीक है, इधर का टोटल हमारा हो गया 35,000 का। सी में अभी कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस टोटल को इधर दिखा देंगे, क्या, टू बैलेंस सीडी 60,000 और 35,000, सी का कुछ है नहीं। अब हमें सिर्फ हमारा एक पॉइंट बच गया कि सी की पूंजी, वो कितनी पूंजी लेके आ रहा वो तो पता लगे। तो वो कैसे पता लगेगा, देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट के बाद ए और बी की कैपिटल कितनी है 60,000 प्लस 35,000, 95,000। आफ्टर एडजस्टमेंट लेंगे हम, ये वाली नहीं लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए सी को कितने हिस्से के लिए हमने इंक्लूड किया है फर्म में, सी का रेशियो कितना था, नया रेशियो वैसे तो दे नहीं रखा, 1/6 के लिए शामिल हुआ था यहाँ पे, ठीक है, हमें रेशियो दे रखा था जो न्यू रेशियो था वही, ठीक है। तो सी शेयर इन कैपिटल, सी कितने हिस्से के लिए शामिल हुआ 1/6 के लिए, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 5/6, ठीक है। ये रिमेनिंग किसका है, ए और बी का, ठीक है, इनकी 5/6, ठीक है, कैपिटल फॉर 5/6 शेयर, कि 5/6 शेयर के लिए पूंजी कितनी चाहिए वो तो हमें पता है, क्योंकि 5/6 5/6 जो हिस्सा बच गया वो सिर्फ किसका, ए और बी का।
ए और बी का हमें पता है, ठीक है। अक्षत फैन मंगल, ठीक है। तो 5/6 हिस्से के लिए कैपिटल कितने, वो तो हमें पता है कितनी है, 95,000। तो एक हिस्से के लिए कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। $1,14,000, ठीक है। 1,14,000 की हमारी कैपिटल निकल के आ गई। हम ये तो टोटल फर्म की कैपिटल है, ठीक है। ये किसकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। हमें तो किसकी चाहिए, सिर्फ सी की कैपिटल चाहिए। तो सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल, उसमें सी का हिस्सा कितना 1/6, 19,000। तो हमें अपनी सी की कैपिटल पता चलेगी कितनी, 19,000 की, ठीक है। तो सी की कैपिटल आ गई 19,000 की। तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्या, देखिए ये टू बैलेंस शीट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे दोबारा से क्वेश्चन करने के लिए हम इसको इधर लेकर आएंगे, क्या दिखाएंगे, बाय बैलेंस रीडिंग, ठीक है। बाय बैलेंस रीडिंग दिखाएंगे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि हम इसको बंद कर चुके हैं, ठीक है। और अब इसके में यहाँ पर कुछ और लिखना है, तो इसमें लिखने से पहले हमें इसका बैलेंस दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ये बैलेंस हम दोबारा से फिर यहीं पर लिख देंगे 60, 35, और एक और एंट्री हमारी हो जाएगी बाय बैंक, क्योंकि वह नगद लेकर आया कितने की कैपिटल, 19,000 की, ठीक है। तो ये 19 हमने दिखा दिया। उसके बाद हमारा टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 60, 40, 19, और फिर हम यहाँ पर एक बार फिर दिखा देंगे टू बैलेंस, ये हम बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अकाउंट यहाँ पर बंद कर देंगे 60 और 30 से, और दोबारा इसको बंद करने पर यहाँ पर ले गए बैलेंस, और फिर यहाँ पर दिखा दें। तो अगर इतना आपसे नहीं हो कि समझ में नहीं आए कि कब लेके भी आएगी ये भी क्या, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तरीका आ गया समझ में। अगर ये नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं दिखाएंगे। रिजल्ट तक ठीक था, ये एंट्री ये हम लिख तो देंगे, ठीक है, लेकिन ये ना यहाँ टोटल करेंगे ना यहाँ, क्योंकि हमें ये तो चाहिए कि कैपिटल निकालने के लिए। हो सकता है कि कई बार यहाँ ऊपर कुछ अमाउंट हो, तो हमें इस के साइड में से ये अमाउंट लेस करके हमें तो बैलेंस चाहिए, ये यहाँ पर इसके लिए हमें बैलेंस की जरूरत है। तो ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद सी की पता चल गई, तो हमारी वही जैसे हम एंट्री करते थे, क्या, बाय बैंक अकाउंट, इसी कैपिटल लेकर आए कितनी, 19,000 हो गई। अब इनका टोटल कर दिए इनका टोटल, और इधर ये बैलेंस टू बैलेंस सीडी है, तो यहाँ पर भी 19 है, और फिर एंड में यहाँ पर भी इसका होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा सिंपल से इजीली हो जाएगा, आपको 2 बार क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आए वैसे कर देना, यहाँ पे क्लोज करके, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस तो चाहिए है, ठीक है। इस बैलेंस को उठा के हमें यहाँ टोटल डालना है, तो चाहे बंद कर रहे हो, ठीक है, इधर का टोटल कर रहे हो, अगर यहाँ पर आपने टोटल लिखा है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर बैलेंस करके ये बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर भी टोटल करके इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपने साइड में कहीं रफली इधर का टोटल लिख के इधर की चीज माइनस करके ये बैलेंस निकाल लिया है, तो फिर आप यहाँ टोटल मत करो, इकट्ठा ही टोटल कर दो, तो ये हमारी बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यही एक नया पॉइंट था कि जब सी की पूंजी नहीं दी गई होती है तब हम पूंजी कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका एक पॉइंट और छोटा सा नया है, अब हम बैलेंस शीट इजीली बना लेंगे, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमारे पास एक बैंक का बैलेंस है। बैलेंस शीट में बैंक का जो दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितने से है बैंक का ओवरड्राफ्ट, 15,000 से। तो एक पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम उसको नहीं दिखाते, क्योंकि मान लेते हैं कि साल के दौरान इसकी पूर्ति हो गई होगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 यानी कि हमारा माइनस का बैलेंस है। अब हमारे पास और आया क्या क्या, जब बैंक का कुछ पोजीशन होती है ना, कुछ भी अमाउंट दी होती है, तब हम जो सी लेके आए ना कैपिटल,
ठीक है, जो नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेकर आता है या जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है, ठीक है, जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है उस सब की अमाउंट को हम क्या करते हैं, उस सब के अमाउंट को हम इस बैंक के साथ ही एडजस्ट करते हैं। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता प्लस का तो ये ऐड हो जाती, लेकिन अब ओवरड्राफ्ट है, इनकी माइनस का बैलेंस है, तो ये 19,000 और 10,000 हमारे प्लस के हैं, 29,000, ठीक है, और माइनस के हैं 15, तो हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना बच गया, 14,000। अगर जब बैंक का ना हो तो ये दोनों चीजें हम किस में जोड़ देते थे, कैश में जोड़ देते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप कैश में, आप इसको यूं कह रहे हो कि ये तो बैंक में आया कैश में आया नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जो है नेक्स्ट जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हमारे पास कैश का जो भी बैलेंस है 10,000, मान लीजिए सपोज कीजिए बैलेंस शीट में 10,000 का दिखा रखा कैश, तो हम 10 दिखा देंगे, और बैंक का कुछ नहीं था तो हम अपनी तरफ से बना देंगे, क्या, जैसे इसमें ये कुछ भी नहीं था, C19 ये लेके आया, 10 ये लेके आया, 29 आया, तो हम बैंक का 29 दिखा सकते हैं। वो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको कैश के साथ ही ये एंट्री करनी पड़े, हाँ, लेकिन जब बैंक ओवरड्राफ्ट है तब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 72 एग्जाम्पल। देखिए कुछ नया नहीं है, अगर कुछ नया पॉइंट होता तो मैं आपको क्लियर करती, सिर्फ एक पॉइंट इसमें नया है। जब आप बैलेंस शीट देखोगे तब आपको बैलेंस शीट की इस साइड में आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नाम से एक और मिलेगा, ठीक है। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में मत बांट देना, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व को हम बांटते वैसे ये हमारा दायित्व होता है। तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये ऐसे के ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। एम्प्लॉयजमेंट प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयजमेंट कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा, इनकी ये हमारे क्या होते हैं, ये कुछ एक ऐसे दायित्व होते हैं, ये पुराने पार्टनर्स में नहीं बांटते। तो एक ये पॉइंट नया था। एक आप इसमें देखोगे एक पॉइंट है एडजस्टमेंट में कि 5,000 के कुछ ऐसे डेटर्स थे जो डूब चुके थे और हमने उनको राइट ऑफ कर चुके थे, बैड डेट्स मान चुके थे कि ये यहाँ से पैसा नहीं आएगा, लेकिन वहां से रिकवर हो गए हमें 4,000, इनकी वहां से हमें 4,000 रुपए मिल गए, ठीक है, इनकी हमें प्रॉफिट हो गया। जो पैसा हम 5,000 का 5,000 सोच रहे थे कि चला गया, हम उनको डूबा हुआ मान चुके थे, वहां से हमें 4,000 मिल गए, इनके हमें बैठे बिठाए 4,000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये 4,000 किस में जाएंगे, रीवैल्यूएशन में, इतना तो हमें पता है, लेकिन कैसे जाते हैं वो एक आपको एंट्री में आपको जनरल एंट्री के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, 4,000 पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर हुए हैं ये, ठीक है। ये पैसा है कौन सा, उन बैड डेट्स का जो हम मान चुके थे कि डूब चुके हैं पैसे, वहां से ये पैसे हमें रिकवर हुए हैं, तो हमारे पास 4,000 से ये आ गए। दूसरा, अब हमें ये फायदा हुआ है तो इसको रिवैल्यूएशन में डालेंगे, तो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के किस में जाएगा, ये क्रेडिट में, तो हम इसको क्रेडिट में डाल देंगे। एक पॉइंट ये नया था। अब देखिए दोबारा इन बैड डेट्स को हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, हमारे पास जो डेटर्स पिछले बैलेंस शीट में दे रखे थे हम वैसे ही ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन, इनके जो भी हमारा प्रोविजन होगा, ठीक है, जितना भी है। अगर कुछ इस साल कुछ चेंज नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन के टाइम पर प्रोविजन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो जितना पहले दिखा रखा था वही हम यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार जैसे अभी पीछे के क्वेश्चंस में करके आए ना हम कि 3,000 रुपए का हम दिखा रखे थे और हम कह रहे हैं कि 3 की बजाय से अब 2,000 का ही दिखाया जाए, ठीक है, तो हम प्रोविजन 2 दिखा देंगे, ठीक है, हमारा 1,000 रुपए अभी हमें और मिल जाएगा। तो यहाँ से वही लेस करना जितने का प्रोविजन एक्चुअल में दिखाना है, कुछ कह रखा है तो वही दिखा दें, कुछ नहीं कह रखा तो जितना पिछले साल लेस किया था उतना ही इस बार लेस कर देंगे। ये अब बात है ये कि ये कहाँ दिखाएंगे, ये हमें क्या मिला, ये पैसे मिले किसमें, बैंक में, तो यानी कि हमारा क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ, बैंक, ठीक है, हमारे पास बैंक बढ़ा है या कैश बढ़ा है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, हमारे पास कैश या बैंक जो भी हमारा बैलेंस शीट में हमें
जो भी कैश या बैंक में से जो भी दिखा रखा है वो हम आइटम लेंगे, यहाँ पर उसकी अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। अगर बैंक की अमाउंट है तो बैंक की ले लेंगे, कैश की है तो कैश की ले लेंगे। कैश और बैंक दोनों है तो फिर हम बैंक में दिखाएंगे, ठीक है। तो हम किस में दिखाएंगे? बैंक में, क्योंकि हम मानते हैं ना कि बैंक के थ्रू ही पैसा आया होगा, ठीक है। वो आपकी है, वो नहीं, आप कैश में भी दिखा सकते हो, ठीक है। इनकी किसी एक में हम जोड़ देंगे कि मान लीजिए बैंक हमारे पास कितना था, 2000 का था, ठीक है। उसमें जो नया पार्टनर्स आया कैपिटल लेके वो भी ऐड करेंगे 10,000 की, मान लीजिए पूंजी के बिल आया ना, प्रीमियम के बिल आया हुआ इनकी गुडविल के 5,000 के, प्लस में संस्था के पास इस साल का कुछ और भी पैसे आए हैं, कहाँ से? ये 4,000, तो ये भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे, ठीक है, अपने कैश में ऐड कर देंगे ये 4,000 और ये जो टोटल आएगा वो हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। तो बस एक इनकी साल के दौरान जो पैसा आता है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन में करा था ना कि एक्स ने संस्था से 2,000 रुपए निकाल लिए, तो जब किसी ने पैसे निकाले हैं तब हमने यहाँ पर वो लेस भी करे थे। इनकी पैसा जो भी आएगा या जाएगा उसकी एंट्री यहाँ हम जरूर करेंगे, प्लस माइनस करेंगे कैश में, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद जो निकल के आएगा वो ही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा लेसन, उसके आगे हमारे 76 तक करने हैं, तो आगे के कुछ भी ऐसा है नहीं कि नया पॉइंट हो किसी भी क्वेश्चन में। एक 75 में वो गुडविल जो भी लेके आएगा ना उसका कुछ हिस्सा तो वो कैश में लेकर आ रहा है और कुछ वो नॉन कैश है, तो ये एंट्री भी हम करके आ चुके हैं। जो कैश में लेके आ रहा है उसके लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल हो जाएगा, और जो कैश में नहीं लेके आया है उस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? इसके जो भी पार्टनर्स आया उसका करंट अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो नया पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो बाकी के एग्जाम्पल आप अपने आप देख सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आज हमारे लेक्चर खत्म हो गया, लेसन भी खत्म हो गया हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन 5, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।